हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है भारत में अंग्रेजों का आगमन, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। इस हेडिंग पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों के आगमन और भारत में डचों के आगमन को अब तक हमने पढ़ा है। यदि वे लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उन लेक्चर्स को जरूर से देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। और आज का जो हेडिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। बिना किसी देरी के लेक्चर को अब स्टार्ट करेंगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब दोस्तों होता क्या है, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के थ्रू पहली बार भारत में पहुंचते हैं और यहाँ पर सफलतापूर्वक अपने व्यापार को स्थापित करते हैं, तो ये न्यूज़ पहुंचती है ब्रिटेन के व्यापारियों के पास और वे सोचते हैं कि क्यों ना हम भी भारत में जाएं, यहाँ पे कंपनी की स्थापना करें, फैक्ट्रियों की स्थापना करें और सफलतापूर्वक अपने व्यापार को चलाएं। 1600 ईस्वी में इन व्यापारियों के समूह के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी का नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, या फिर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, सारी चीज़ें लिखिए। अब कंपनी की स्थापना हो जाती है। अब वहाँ के गवर्नमेंट जो है, वहाँ का जो शासन है, ब्रिटेन का शासन, वहाँ से इन्हें शाही अधिकार पत्र भी इजीली मिल जाता है। कब मिलता है शाही अधिकार पत्र? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा शाही अधिकार पत्र भी इस कंपनी को मिल जाता है। किसके द्वारा मिलता है? रानी एलिजाबेथ प्रथम। ये नाम याद रखेंगे, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा क्या मिलता है? शाही अधिकार पत्र प्राप्त होता है कंपनी को। क्या लिखा रहता है अधिकार पत्र में? अधिकार पत्र में लिखा रहता है कि आप भारत में जाकर अपने व्यापार को कर सकते हैं, ये आपको आज्ञा दी जाती है। ये अधिकार मिल जाता है कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब दोस्तों इस समय कौन होती है? रानी एलिजाबेथ होती है यहाँ की शासिका। भारत में क्या चल रहा होता है उस सिचुएशन को देख लेते हैं। तो भारत में इस समय मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा होता है। किसका शासन चल रहा होता है? मुगल साम्राज्य का। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुर्तगाल के व्यापारी जब आए थे उस समय भारत में जो नॉर्थ वाला एरिया था, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन चल रहा था। जब वास्को डी गामा आता है ना 1498 ईस्वी में, ये सारे फैक्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। वास्को डी गामा जब आते हैं उस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत चल रहा होता है और लोधी वंश का समय चल रहा होता है। लोधी वंश लगभग खत्म होने वाला रहता है, क्योंकि आपको पता ही होगा 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं बाबर भारत में। कब करते हैं? 1526 ईस्वी में, जब वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतते हैं। पहले प्रथम पानीपत का युद्ध जीतते हैं, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में। उससे पहले वास्को डी गामा भारत आ चुके थे 1498 ईस्वी में। ये सारे फैक्ट अपने माइंड में क्लियर रखिए ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा होता है भारत में, और शासक कौन होते हैं? शासक होते हैं अकबर। जब स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा होता है। लेकिन पुर्तगाली जब आते हैं तब क्या चल रहा होता है? दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा होता है और लोधी वंश का शासन चल रहा होता है। मुगल साम्राज्य का शासन और शासक होते हैं अकबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब दोस्तों एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है। क्या चेंज आता है? रानी ने शाही अधिकार पत्र तो दे दिया कंपनी को, उसके बाद में 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ की इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। इसके बाद में ब्रिटेन के शासक बनते हैं राजा जेम्स प्रथम। राजा जेम्स प्रथम, ठीक है। अभी कंपनी की केवल स्थापना हुई है, कंपनी भारत पहुंची नहीं है। उससे पहले ही रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाते हैं राजा जेम्स प्रथम। अब जो भी आज्ञा लेनी है वो किन से लेनी है? राजा जेम्स प्रथम से लेनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मुगल साम्राज्य में? यहाँ पर भी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाते हैं जहांगीर। तो अब जब कंपनी भारत में आएगी, जहांगीर के समय आएगी और जहांगीर शासक रहेंगे, तो जो भी आज्ञा प्राप्त करनी है वो किससे प्राप्त करनी पड़ेगी? जहांगीर से लेनी पड़ेगी। किन्हें?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटेन में राजा जेम्स प्रथम हो गए और यहाँ पे जहांगीर हो गए। क्यों? क्योंकि जो तात्कालिक शासिका थी रानी एलिजाबेथ, उनकी 1603 ईस्वी में मृत्यु हो गई और अकबर की भी 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो राजनीतिक परिवर्तन आ जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में सबसे पहले 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचते हैं और भारत में कहाँ पहुंचते हैं? सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं 1608 ईस्वी में। क्या होता है दोस्तों, 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद में इन्हें इतना समय लग जाता है भारत में आने में कि कैसे जाया जाए, वहाँ पे किस तरीके की रणनीति स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते, तो समय हो जाता है उन लोगों को। 1608 ईस्वी में ये भारत में पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं देखिए, कंडीशन ऐसी होती है कि ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन और ये इंडिया है, ठीक है। अब कैप्टन हॉकिंस निकलते हैं तो अकेले तो नहीं निकलते ना, बहुत सारा जत्था लेके निकलेंगे। अब कंपनी बनी है तो बहुत सारा सामान भी आएगा कंपनी के साथ में, तो बहुत सारे जहाज़ों का एक बेड़ा लेकर भारत की ओर निकलते हैं, ठीक है। और इस समुद्री बेड़े का जो नाम होता है वो होता है हेक्टर। हेक्टर क्या नाम होता है? हेक्टर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला समुद्री बेड़ा भारत में कौन सा आया था? ब्रिटिशर्स का, तो हेक्टर आया था। अंग्रेजों का कौन सा समुद्री बेड़ा सबसे पहले भारत आया था सूरत बंदरगाह पे? तो उस समुद्री बेड़े का नाम है हेक्टर, ठीक है। समुद्री बेड़ा किसे कहा जाता है? जहाज़ों के बहुत सारे समूह को कहा जाता है और इन जहाज़ों के भी अलग अलग नाम होते हैं। इनमें सबसे पहला जहाज़ जो भारत पहुंचा था वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो कि भारत आया था कौन सा जहाज था? रेड ड्रैगन था, लेकिन समुद्री बेड़ा उसका नाम क्या था? हेक्टर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला समुद्री जहाज भारत कौन सा पहुँचा था, और ऑप्शन में रेड ड्रैगन नहीं होता है, हेक्टर होता है। तो आपको हेक्टर पर टिक करना है। ये सारी चीज़ें क्लियर रखिएगा माइंड में। तो 1608 ईस्वी में सबसे पहले रेड ड्रैगन भारत पहुंचता है और समुद्री बेड़ा पहुंचता है हेक्टर। और किसके नेतृत्व में पहुंचते हैं? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। कैप्टन हॉकिंस। तो सबसे पहला ब्रिटिशर्स या सबसे पहला अंग्रेज जो भारत आया वो कौन है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब आए? 1608 ईस्वी में आए, जब अकबर की मृत्यु हो गई है। अब शासक कौन है यहाँ पे भारत में? भारत में शासक है जहांगीर। कहाँ पर उतरते हैं सबसे पहले भारत में? तो सूरत बंदरगाह पे उतरते हैं। सूरत बंदरगाह पे उतरते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में ये डायरेक्ट जाते हैं मुगल दरबार में और मिलते हैं जहांगीर से। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इन्हें अब स्थापित करनी है अपनी व्यापारिक फैक्ट्री। और कहाँ पे स्थापित करनी है? तो इन्हें अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित करनी है, ठीक है। 1608 ईस्वी में पहुंचे, मुगल दरबार में गए, वहाँ से इन्हें आज्ञा लेनी है, वहाँ से इन्हें क्या करवाना है? अप्रूवल लेना है कि भाई हम सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलना चाहते हैं, एक व्यापारिक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि मिलते तो है जहांगीर से, लेकिन ये जो सूरत है यहाँ पे स्थानीय विरोध का इन्हें सामना करना पड़ता है शुरू में, स्थानीय विरोध, ठीक है। और स्थानीय विरोध जब होता है तो 1608 ईस्वी में इनकी जो फैक्ट्री खोलने का सपना होता है कि सूरत में फैक्ट्री खोली जाए, इसका कार्य क्या हो जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। जहांगीर से तो परमिशन मिल जाती है, लेकिन स्थानीय लोग वहाँ पे विरोध करते हैं और इनकी फैक्ट्री का कार्य यहाँ पे क्या हो जाता है? सूरत वाला स्थगित हो जाता है। स्थगित हो जाता है। यहाँ मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ये है आपका गुजरात वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे है सूरत और यहाँ पे इन्हें फैक्ट्री खोलना होती है, लेकिन क्या हो जाता है? यहाँ पे विरोध हो जाता है और उनकी फैक्ट्री का कार्य क्या हो जाता है? स्थगित हो जाता है। क्योंकि मुगल साम्राज्य से तो इन्हें परमिशन मिल जाती है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पे फैक्ट्री खोलने नहीं देते हैं। कब? 1608 की घटना है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि 1608 ईस्वी में अब यहाँ पे कार्य तो चल रहा है लेकिन स्थगित है। इस बीच में क्या होता है? 1611 ईस्वी में ये आंध्र प्रदेश वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्थित है मसूली बंदरगाह, मसूलीपट्टनम, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? मसूलीपट्टनम। यहाँ पे इन्हें फैक्ट्री ओपन करने की अनुमति मिल जाती है। कब मिलती है? 1611 ईस्वी में। तो यहाँ पे इनका कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है और 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ओपन हो जाती है 1611 ईस्वी में। लेकिन अनुमति सबसे पहले
कौन सी फैक्ट्री के लिए मिलती है? सूरत की फैक्ट्री के लिए मिलती है 1608 ईस्वी में, जिसका कार्य खत्म होता है 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में सूरत में भी इन्हें परमिशन मिल जाती है, सूरत में भी इनकी व्यापारिक फैक्ट्री ओपन हो जाती है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। लेकिन कार्य प्रारंभ, सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री का कार्य प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक कोठी ओपन हो गई, इसके बाद में अब क्या होता है, यहाँ पे व्यापार चालू हो जाता है ब्रिटिश व्यापारियों का। और अब जो क्रम चालू होगा ब्रिटेन के राजदूतों का, वो बार बार चलता ही रहेगा। क्रमबद्ध रूप से ये आते हैं, मुगल साम्राज्य के शासकों से आज्ञा प्राप्त करते हैं और अपने व्यापार को भारत में और फैलाते हैं। मतलब बार बार राजदूत आएंगे, आज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे और भारत के विभिन्न स्थलों पे फैक्ट्री ओपन करने के लिए आज्ञा लेते रहेंगे। तो इसी क्रम में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आते हैं और जहांगीर से मिलते हैं। इस समय भी शासक कौन होते हैं? जहांगीर होते हैं। और जहांगीर से आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं। और यह आज्ञा पत्र क्या होता है? यह आज्ञा पत्र होता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में और ज़्यादा व्यापारिक फैक्ट्रियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने दी जाए, और इन्हें भी आज्ञा मिल जाती है। इस तरीके से कई राजदूत आएंगे, तो आप क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे। 1615 ईस्वी में कौन आए? सर टॉमस रो आए। 1608 ईस्वी में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे। 1632 ईस्वी में, अब दोस्तों इनको क्या हो गया, इन्हें अंग्रेजों, देखिए अब यहाँ पे शक्ति कैसे बढ़ती है अंग्रेजों की, धीरे धीरे शक्ति किस तरीके से पूरे भारत में इनकी बढ़ जाएगी, इनका पावर बढ़ जाएगा। 1632 ईस्वी में क्या करते हैं ये लोग एक और आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं। लेकिन अब ये जो आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं, अब ये जो फरमान प्राप्त करने वाले हैं, ये फरमान मुगल साम्राज्य से नहीं, ये गोलकुंडा के शासक से इन्हें मिलता है। अब दोस्तों होता क्या है कि मुगल साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र, जहाँ पे अन्य शासकों का भी शासन है। अंग्रेजों को तो व्यापार करना है, तो ये तो सभी शासकों के पास जाएंगे और आज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक शासक का नाम नोट डाउन करेंगे। शासक का नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान मिलता है। सुनहरा फरमान जिसे कहा जाता है, सुनहरा फरमान, गोल्डन डिक्री, इंग्लिश में लिख लेंगे गोल्डन डिक्री। अब क्या होता है इस सुनहरे फरमान में? सुनहरा फरमान, पहले तो सन याद रखेंगे, 1632 में मिला था अंग्रेजों को। किसके थ्रू मिला था, किसने दिया था? सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने दिया था, जो कि गोलकुंडा के शासक थे। क्या लिखा होता है सुनहरे फरमान में? तो ये गोल्डन डिक्री बताती है, ये आज्ञा देती है अंग्रेजों को कि गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह पर आप मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं, आपको केवल 500 रुपये पेगोडा वार्षिक कर देना होगा। तो 500 पेगोडा वार्षिक कर, रुपए नहीं लिखेंगे ना, 500 पेगोडा लिखेंगे। 500 पेगोडा वार्षिक कर यदि आप देते हैं तो आपको गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह पर मुक्त रूप से व्यापार करने दिया जाएगा। ये आज्ञा इन्हें मिल जाती है, किन्हें? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आज्ञा मिल जाती है। किससे मिलती है? गोलकुंडा के शासक सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से मिलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुनहरा फरमान किसने दिया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक ने दिया था। कब दिया था? 1632 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अब गोलकुंडा मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी इन्हें परमिशन मिल गई है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि अंग्रेजों को इजीली परमिशन मिलती जा रही है। अब इनके जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, पुर्तगाली भी है, यहाँ पे डच भी है, यहाँ पे इनके प्रतिद्वंदी, तो उनसे भी इन्हें सामना करना है अंग्रेजों को। फिर भी देखिए इनकी पावर कितनी बढ़ती जा रही है। अब 1632 में गोलकुंडा के शासक से इन्हें वहाँ के बंदरगाह मिल गए। 1634 ईस्वी के लगभग इन्हें मुगल साम्राज्य के शासक जो शाहजहां, अब कौन बन गए? अब शाहजहां आ गए मुगल साम्राज्य के शासक। शाहजहां से बंगाल के हुगली वाला बंदरगाह मिल जाता है। ठीक है, हुगली बंदरगाह।
ये यहाँ पे ये है हुगली बंदरगाह, यहाँ पे आपका गोलकुंडा का हो गया बंदरगाह, यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे तो सूरत में फैक्ट्री बनी गई है, यहाँ पे भी बन गई है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां बनती जा रही है। देखिए किस तरीके से ये शासन करते जा रहे हैं, अपना मतलब अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर खड़ा करते जा रहे हैं, अपने व्यापारिक फैक्ट्रियों को बढ़ाते जा रहे हैं पूरे भारत में। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये जितनी भी आपको व्यापारिक फैक्ट्रियां हैं ये सभी समुद्र के किनारे ही मिलेगी। अधिकतर कहाँ मिलेगी? समुद्र के किनारे। क्यों? क्योंकि ये समुद्री मार्ग से आए हैं ना, इसीलिए आपको ये सारी कहाँ पे मिलेगी? समुद्री किनारों पर मिलेगी फैक्ट्रियाँ इनकी। हुगली बंदरगाह पे भी इनका आधिपत्य हो गया, यहाँ पे भी इनको फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। किससे? शाहजहां से। 1639 ईस्वी में इन्हें मद्रास में भी, मद्रास वाला एरिया भी पट्टे पे मिल जाता है फैक्ट्री ओपन करने के लिए, ठीक है, चंद्रगिरी के शासक से। किससे मिलती है ये आज्ञा? इन्हें चंद्रगिरी के शासक से। कहाँ पे? मद्रास का क्षेत्र भी पट्टे पर मिल जाता है, पट्टे पर मिल जाता है, ठीक है। लगभग ये जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाला जो तट, समुद्री तट है, इसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे तो पूरा ही इनकी फैक्ट्रीज बन गई थी। तो यहाँ तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र, मद्रास वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी क्या मिल जाती है? इन्हें आज्ञा मिल जाती है अपनी फैक्ट्री ओपन करने के लिए। ये क्षेत्र भी इन्हें पट्टे पर दे दिया जाता है। पट्टे पर दे दिया जाता है मतलब किराए पर दे दिया जाता है, आपको इतना पैसा देना है, फिर यहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं इस क्षेत्र पर। तो इस तरीके से 1632 में गोलकुंडा के शासक से इन्हें आज्ञा मिल जाती है। 1634 में मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां भी इन्हें हुगली बंदरगाह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल में जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है ना, ये अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अंग्रेजों की बहुत पहले से दृष्टि रहती है। इससे पहले हुगली बंदरगाह पे व्यापार कौन करते थे? पुर्तगाली व्यापार करते थे, लेकिन पुर्तगालियों को हटवा दिया अंग्रेजों ने और यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित कर लिया हुगली बंदरगाह पे। 1639 में चंद्रगिरी के शासक से भी आज्ञा प्राप्त करते हैं और मद्रास का क्षेत्र भी पट्टे पर ले लेते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भारत में अपने व्यापार को फैला रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी में क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा 1661 ईस्वी में बदलाव आने वाला है। अब दोस्तों होता क्या है, अब भारत में जो यूरोपीय कंपनीज है, कौन कौन सी है? पुर्तगाली कंपनी है, डच कंपनी है और अंग्रेजों की कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये तीनों कंपनियों की प्रतिद्वंद्विता चलती है। आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने बताया कि डच किस तरीके से जो पुर्तगाली है उनके व्यापार के पीछे पड़ जाते हैं। उनके जितने भी व्यापारिक केंद्र थे जो पश्चिमी घाट की साइड पे थे, इस साइड पे थे पुर्तगालियों के अधिकतर व्यापारिक केंद्र। उन सभी केंद्रों पे डच धीरे धीरे क्या करते रहते हैं? कब्जा करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से कोचीन वगैरह पे भी कब्जा कर लेते हैं। जो मुख्य व्यापारिक केंद्र थे पुर्तगालियों के, वहाँ पे डचों का कब्जा होने लग जाता है। अब एक केंद्र रहता है इनके पास, मुंबई, पुर्तगालियों के पास। अब पुर्तगालियों को पता है कि भाई डच अब अपनी शक्ति को फैला रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो इन्हें कैसे रोका जाए? तो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजों से साठगांठ कर लेनी चाहिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में प्रतिद्वंद्विता न करते हुए इनके साथ में साझेदारी कर लेनी चाहिए, तभी हमारा व्यापार बच सकता है। तो 1661 ईस्वी में क्या करते हैं पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के राजा या राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार का आपस में विवाह करवाते हैं। पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या होता है? कैथरीन नाम होता है। ब्रिटेन के राजकुमार का नाम होता है चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। इन लोगों का आपस में विवाह करवाते हैं और दहेज में मुंबई को ब्रिटेन को दे दिया जाता है कि दहेज में हम आपको क्या देते हैं? मुंबई देते हैं। किसे? ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली लोग क्या करते हैं? ये दहेज में दे देते हैं मुंबई को। देखिए कितनी हंसी की बात है कि शादी हो रही है दो अन्य देशों के राजकुमार और राजकुमारी की और दहेज में हमारे भारत का भूभाग दिया जा रहा है। कितनी हंसी की बात है।
और थोड़ा शेम की भी बात है कि भाई हमने ऐसा होने दिया, मतलब उस समय ऐसी चीज़ें हुई, ये घटनाएं हुई, काफ़ी थोड़ी शेम वाली बात लगती हैं, क्योंकि शादियां हो रही है कहीं दूसरे देशों के लोगों की और भारत के भूभागों को दहेज में दिया जा रहा है उस समय। 1661 ईस्वी में क्या होता है, मुंबई दहेज में दे दिया जाता है। किसे दे दिया जाता है, ब्रिटेन को दे दिया जाता है। इसमें पुर्तगालियों का फायदा होता है। पुर्तगालियों सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समर्थक कौन हो जाएंगे, ब्रिटेन हमारे समर्थक हो जाएंगे और फिर डचों से हम बच सकते हैं। इस नीति के आधार पर पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ में किया जाता है 1661 ईस्वी में, और यहाँ पे मुंबई दहेज में दिया जाता है। मुंबई दहेज में अब मुंबई पे अधिकार किसका हो गया, मुंबई पे अधिकार हो गया सीधे सीधे ब्रिटेन के शासकों का, ब्रिटेन के व्यापारियों का। अब आगे क्या होता है, 1661 ईस्वी के बाद में अब चार्ल्स द्वितीय क्या करेंगे, वो यहाँ आके रहने तो नहीं लग जाएंगे ना मुंबई में, उनका तो ऑलरेडी ब्रिटेन में महल है, वहाँ पे उनके महल में रहते होंगे वो उस समय पे। तो 1668 ईस्वी में 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे, वे क्या करते हैं, वे मुंबई को किराए पे देते हैं। किसे देते हैं किराए पे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर देते हैं मुंबई को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और किराया क्या रहता है, किराया होता है 10 पौंड, ठीक है, 10 पौंड वार्षिक इन्हें किराया देना रहता है। और इसके बदले में क्या मिलता है, मुंबई मिलता है कि भाई तुम यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, इस एरिया में आप व्यापार कर सकते हो, आपको 10 पौंड वार्षिक किराया भरना होगा, उसके बाद में आप मुक्त रूप से यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। कहाँ पे, बॉम्बे में। तो 1668 ईस्वी में किसके पास आ गया है अब बॉम्बे आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, जो कि बहुत मुख्य है। ये जो मुंबई वाला जो टापू था ये बहुत ज़रूरी था, बहुत बड़ा बंदरगाह यहाँ पे बनने वाला है, बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है किनकी, ब्रिटिशर्स की। अब मुंबई भी इनके हाथों में लग गया 1668। अब दोस्तों यहाँ तक तो काफ़ी फैलाव हो गया इनके व्यापार का। अब इनको अड़चन आने वाली है, अंग्रेजों को अड़चन क्या आने वाली है कि अब तक जहांगीर से, शाहजहां से इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला, ये इनके समर्थक रहे। लेकिन अब जो मुगल साम्राज्य के शासक बनने वाले हैं औरंगजेब के साथ में अंग्रेजों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी यहाँ पे। क्यों लड़ाइयाँ होगी, क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों की अब पावर काफ़ी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे इनकी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगती है और मुगल साम्राज्य का पतन थोड़ा थोड़ा जैसे स्टार्ट होने लगता है, इन्हें समझ में आने लगती है चीज़ें कि अब मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला है, तो इनकी पावर बढ़ने लगती है। अभी क्या करते हैं, ये हुगली वाले बंदरगाह में मुगल साम्राज्य के जो जहाज हैं उनके साथ में छेड़खानी करना चालू कर देते हैं, उन पर नियंत्रण करना चालू कर देते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं। साथ ही साथ हुगली नदी जो है यहाँ पर नियंत्रण करना चालू कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बनाना चालू कर देते हैं। इवन तो मुगल साम्राज्य के शासकों के भी नहीं सुनते हैं, ये सोचते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा ही व्यापार होगा, हमारा ही एकाधिकार रहेगा। तो ये बात औरंगजेब सहन नहीं कर पाते हैं और औरंगजेब को काफ़ी बुरा लगता है। और उसका परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों के साथ में संघर्ष होता है हुगली वाले क्षेत्र में। किसके साथ में होता है, अंग्रेजों के साथ में। किसका संघर्ष होता है, मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब का संघर्ष होता है, यहाँ लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेजों की पराजय होती है और औरंगजेब यहाँ पे विजय हो जाते हैं। अब चूंकि औरंगजेब जीत जाता है, मुगल साम्राज्य यहाँ पे जीत जाता है, तो हुगली में जो व्यापार चल रहा होता है अंग्रेजों को उसको उखाड़ फेंकते हैं, उससे यहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। लेकिन ये कुछ समय के लिए रहता है। 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है कि एक और ब्रिटिश राजदूत भारत आते हैं जिनका नाम होता है सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, ये आते हैं और ये इनका भी संघर्ष होता है किसके साथ में, औरंगजेब के साथ में संघर्ष होता है। इनकी भी लड़ाई होती है जिसमें औरंगजेब फिर से जीत जाते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, इनकी भी लड़ाई होती है किससे, औरंगजेब के साथ में। देखिए अब
ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हो गए कि अब लड़ाई कर रहे हैं, अब आज्ञा नहीं लेनी है उन्हें मुगल साम्राज्य के शासकों से, अब क्या करनी है, अब तो इन्हें लड़ाई करनी है और क्षेत्रों को जीतना है। देखना पावर बढ़ती जा रही है। औरंगजेब के साथ में इनका क्या होता है, लड़ाई होती है जिसमें विजय किसकी होती है, अब भी विजयी होती है औरंगजेब की, और सर जॉन चाइल्ड यहाँ पे हार जाते हैं। अब दोस्तों परिणाम क्या होता है, इस युद्ध का क्या निकलता है, ऐसा नहीं करते हैं औरंगजेब की इन्हें बाहर भेज देते हैं इनके देश में, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक गलती कर देते हैं औरंगजेब, और यहाँ पे कर लेते हैं संधि, अंग्रेजों के साथ में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। अब एक और मौका मिल जाता है ब्रिटिशर्स व्यापारियों को यहाँ पे व्यापार करने का, भारत में रहने का, क्योंकि संधि हो चुकी है, वही बोल दिया कि आप इन शर्तों पर यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा जाओ। तो संधि हो गई, यहाँ पे संधि हो गई, तो फिर ब्रिटिशर्स फिर रह गए, उनको तो यहाँ पे व्यापार करना था, यहाँ का क्षेत्र हड़पना था, तो वो तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर रहेंगे। तो ये गलती हो जाती है औरंगजेब से। यदि औरंगजेब यहाँ पे इन्हें बोल देते कि आप जाओ भाई हमारे देश से बाहर निकल जाओ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जीत औरंगजेब की हुई थी, लेकिन फिर भी औरंगजेब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे संधि कर लेते हैं इनसे। संधि के थ्रू वापस से कलकत्ता वाला क्षेत्र इन्हें मिल जाता है। कलकत्ता में ये पुनः अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है ये भी अंग्रेजों को मिल जाता है, यहाँ पे इनकी व्यापारिक फैक्ट्री शुरू हो जाती है। अब जो भारत के प्रमुख हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से देखिए, अब भाई फैक्ट्री की स्थापना हो रही है बहुत सारी, अब तो बहुत सारा इन्हें मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान भी मिल गया। अच्छा 1717 ईस्वी में एक और डेट लिखेंगे, 1717 ईस्वी में अब मुगल काल, उत्तर मुगल काल चालू हो चुका था, और 1717 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के शासक थे फर्रुख शियर। ठीक है, फर्रुख शियर, जिन्हें गणित कायर भी कहा जाता है, इन्हें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो देखेंगे, गणित कायर भी कहा जाता है इन्हें। फर्रुख शियर भी इन्हें आज्ञा प्रदान करते हैं कि इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा में क्या क्या चीज़ें देते हैं, क्या बोलते हैं भाई इन्हें, ये तो दिल खोल के आज्ञा देने लगे। अब अंग्रेजों को थोड़ा डर भी गए थे, पावर भी ज़्यादा हो गई थी अंग्रेजों की, है ना, युद्ध करने लगे थे अंग्रेज, यदि आज्ञा ना मिले तो फर्रुख शियर के द्वारा आज्ञा पत्र प्राप्त करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या आज्ञा पत्र प्राप्त करती है, तो 3000 रुपये वार्षिक कर यदि आप भरते हैं, बंगाल वाले एरिया में आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, ये आज्ञा मिल जाती है, व्यापार की आज्ञा। 10,000 रुपये वार्षिक कर यदि आप भरते हैं तो सूरत वाले एरिया में आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और आज्ञा दी जाती है। आज्ञा क्या दी जाती है, मुंबई में अब तक अंग्रेजों की फैक्ट्री ओपन हो गई थी, तो अंग्रेजों की एक टकसाल फैक्ट्री थी मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर, मुंबई में टकसाल फैक्ट्री थी। टकसाल फैक्ट्री में क्या होता है, टकसाल फैक्ट्री में सिक्कों का निर्माण करवाया जाता है, सिक्कों की ढलाई होती है। तो यहाँ मुंबई में अंग्रेजों के द्वारा सिक्कों का निर्माण करवाया जा रहा था, सिक्कों की ढलाई हो रही थी। तो एक और आज्ञा मिलती है कि मुंबई में जो टकसाल फैक्ट्री है ब्रिटिश कंपनी की, उनके द्वारा जो बनाए गए सिक्के हैं वो संपूर्ण भारत में लागू किए जाएंगे, ये आज्ञा भी मिल जाती है इन्हें। तो मुंबई टकसाल फैक्ट्री में निर्मित सिक्के संपूर्ण भारत में चलाया जाए, संपूर्ण भारत में चलाने की आज्ञा। देखिए ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ये मिल जाती है अब अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों की जो शक्ति है वो तो बढ़ेगी। सोच लीजिए अब अंग्रेजों के पावर कितने बढ़ने वाले, जब वो औरंगजेब से पंगा ले सकते हैं तो फिर उत्तर मुगल काल में तो जो शासक थे मुगल साम्राज्य के, वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, इनका पतन होने वाला था, तो इनकी पावर तो बढ़ेगी अंग्रेजों की। अंग्रेज शासन मतलब लगभग भारत पे इनका शासन जमने वाला था, साम्राज्य स्थापित करने वाले थे। कहाँ व्यापार करने आए थे और कहाँ पर अभी ये साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचते हैं। और ब्रिटिश की जो सरकार है वो भी उनके भी भाई सोचेंगे ही ना, जब यहाँ पे राजनीतिक दुर्दशा रहेगी तो दूसरा देश तो सोचेगा कि यहाँ पे हम कब्जा करें। ऐसी कुदृष्टि रहती है ब्रिटिशर्स की भारत पर, जिसमें वे कहीं हद तक सफल भी होते हैं,
कहीं हद तक नहीं, सफल ही हो जाते हैं, शासन ही करते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या आज्ञा मिली थी, आप तो ये ध्यान रखिए, फर्रुखसियर से 1717 ईस्वी में इन्हें आज्ञा प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। 3000 रुपये वार्षिक कर से बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। 10,000 रुपये वार्षिक कर देकर आप सूरत में व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। मुंबई टक्साल फैक्ट्री में निर्मित सिक्के संपूर्ण भारत में चलाए जाएंगे। इन सभी चीज़ों की आज्ञा मिलती है इन्हें। मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड क्या होता है? मुक्त व्यापार मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आप आपकी मर्जी से जो भी करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, आयात निर्यात जो भी चीज़ें करें। तो ये आज्ञा मिल जाती है इन्हें 1717 में फर्रुखसियर से। आप सन वगैरह सब हर चीज़ याद रखेंगे, फैक्ट याद रखेंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे फैक्ट। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा होगा, सारी घटनाएं याद रखेंगे क्रमबद्ध रूप से। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इनकी 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे ओपन होने वाली है भारत में, उन्हें देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पता है मुंबई वाला एरिया भी इन्हें मिल गया, मद्रास वाला क्षेत्र भी मिल गया इन्हें चंद्रगिरी के शासक से। मुंबई वाला एरिया भी इन्हें मिल गया जो दहेज में मिला था चार्ल्स द्वितीय को, इन्हें व्यापार करने के लिए दे दिया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है बंगाल का कलकत्ता वाला क्षेत्र, वहाँ की भी आज्ञा मिल गई है अब इन्हें। अब क्या करते हैं अंग्रेज, अब अंग्रेज इन क्षेत्रों को अपना क्षेत्र घोषित कर देते हैं और इन्हें यहाँ पे प्रेसिडेंसी बना देते हैं, ठीक है, इन एरियाज में। ये जो मैप बना है दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है, इंडिया का, ये दक्षिण भारत का, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये बंगाल, ये वाला एरिया गुजरात और ये वाला एरिया बंगाल, ठीक है। तो कहाँ पे एक प्रेसिडेंसी इनकी बनती है मुंबई में, मुंबई में। तो अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी भारत में शुरुआती समय में बनाई गई थी। कौन कौन सी फैक्ट्री? मुंबई में एक बनाई गई थी, एक आपका बनाया गया था यहाँ पे मद्रास में, और एक बनाई गई थी बंगाल में, कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। मुंबई में किलों का निर्माण भी किया था इन्होंने, ठीक है, साथ में क्या किया था, किलों का निर्माण भी। तो दोस्तों हम लोग प्रेसिडेंसी की बात कर रहे थे कि ब्रिटेन की 3 प्रेसिडेंसियाँ मुख्य रूप से स्थापित हुई थी भारत में। एक मुंबई, मद्रास और बंगाल के कलकत्ता में 3 प्रेसिडेंसियाँ पूछी जा सकती है एग्जाम में, और यहीं से भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। प्रेसिडेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंसी जो कंपनी जो होती है, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वहाँ पे सीधा सीधा कंट्रोल होता है, इन प्रेसिडेंसी पे आधिपत्य होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का। अब इन्होंने कुछ किलों का निर्माण भी करवाया था, जैसे कि बंगाल में यहाँ पे था फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, और एक और किला पांडिचेरी में बना था जो कि फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित किया जाएगा, फोर्ट लुई, ये किला। तो ये किले भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी नोट करेंगे। फोर्ट विलियम बंगाल में बनवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था, ये भी एक किला था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। एक और किला है फोर्ट लुई जो कि पांडिचेरी में बनेगा, जो किसने स्थापित किया है, वो फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित किया गया। अब फ्रांसीसियों का आगमन भारत में, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।